हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैक्सला 2.0। होपफुली रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट किया है। हाँ, मैंने स्टार्ट किया है और सबको सुनाई भी दे रहा होगा। तो मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ, ये तो होना ही नहीं था। चलो देखते हैं कैसा वीडियो बना है। पूरा पूरा बना दिया मैंने वीडियो, खत्म। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैक्सला 2.0। तो रात के अभी 2 बजे नहीं, 2:40 और मुझे मेरी नींद तो बिल्कुल नहीं आ रहा और घर पे कॉफ़ी भी ख़त्म है। तो होपफुली मैं पूरा वीडियो बना लूँगा। या स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर, एमसीक्यूज टाइप, बट इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस होता रहेगा। तो देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC and triangle PQ are similar if AM and PN are perpendicular altitudes of triangle ABC and PQ are respectively, and AB square is to PQ square equals to 4:9 में AM is to PN निकालना है। ओके, तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ये फिगर। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, मान लो ये दो ट्रायंगल्स हैं जो कि सिमिलर हैं और इसके ऑल्टीट्यूड्स हैं AM और PN। इसके दो ऑल्टीट्यूड्स हैं और हमें ये पता होना चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ABC सिमिलर टू अगर PQR है तो AB इज टू PQ इक्वल्स टू, मतलब AB बाई PQ BC बाई QR इक्वल्स टू AC बाई PR होना चाहिए। AC बाई PR होना चाहिए, ये तो हमें पता है। और साथ में ना हर साइड का रेशियो ऑल्टीट्यूड के रेशियो के साथ भी सेम होना है, मतलब AM बाई PN के साथ भी ये सारे रेशियो सेम होंगे। और ये तो पहला चीज़ था। और सेकंड चीज़ ये है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR अगर सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये होता है AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर के साथ सेम, या फिर BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर के साथ सेम, या फिर AC स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर के साथ सेम। तो हम अगर ये सारे साइड्स का रेशियो अगर ऑल्टीट्यूड के रेशियो के साथ से भी सेम है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एरिया का रेशियो जैसे कि साइड के स्क्वायर के रेशियो के साथ सेम है, वैसे ही AM स्क्वायर बाय PN स्क्वायर के साथ भी सेम होगा, है ना। हमें देखो यहाँ पर एक रेशियो AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर दिया है 4:9। तो हम ये बोल सकते हैं कि AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू AM स्क्वायर बाई PN स्क्वायर, है ना। तो AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर बाई PN स्क्वायर। तो विच विल इम्प्लाई AB स्क्वायर कितना है 4/9 AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर। तो AM स्क्वायर बाई PN स्क्वायर भी हमारा 4:9 ही होना चाहिए। और AM बाई PN क्या होगा, AM बाई PN हो जाएगा 2/3, राइट। 4/9 का रूट होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2/3। तो AM बाई PN का रेशियो हो जाएगा 2:3, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर। तो ये दो चीज़ हमें यहाँ पर याद रखना है, ये एक्स्ट्रा ही बता दिया था कि अगर दो ट्रायंगल का साइड का रेशियो सेम है तो हमारा AM बाई हर साइड के रेशियो हमारा ऑल्टीट्यूड के रेशियो के साथ भी सेम होता है और एरिया का रेशियो जो कि साइड के स्क्वायर के साथ सेम होता है ना। क्लियर। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर हमें बोला है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विथ द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123। अब देखो ये 44.123 ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है और हमें क्या है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के डिनोमिनेटर जो होता है ना, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर होता है सिर्फ 2 और 5, मतलब सिर्फ 2 रहेगा या फिर 5 रहेगा या फिर 2 एंड 5 बोथ रहेगा। तो यहाँ पर देखो क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है 44.123, तो अगर ये क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है मतलब आगे ये कुछ बार भी नहीं है, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स भी नहीं है, मतलब ये नॉर्मल हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या रहेंगे, सिर्फ 2 और 5 रहेंगे।
3 नहीं आ सकता। 3 अगर किसी में आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही रहेंगे। चाहे तो हम इसको देख सकते हैं। देखो 44.123 को हम लिख सकते हैं 44,123 बाई 1000, राइट। तो 44,123/1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब। और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का होल क्यूब, यानी डिनोमिनेटर में रहेगा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। देखो 2 और 5 को छोड़ के और कोई फैक्टर्स है ही नहीं, तो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो उसमें डिनोमिनेटर में कभी 2 और 5 को छोड़ के और कोई फैक्टर नहीं रह सकता है। क्लियर? चलो मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81। देयर एचसीएफ इज 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। ये देखो बहुत ही अच्छा सम है, और बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन मैंने देखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये देखो यहाँ पर क्या बोला है कि टू नंबर्स जिनके सम है 1215 और इनके एच सी एफ है 81। एच सी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा 81, मतलब जो दो नंबर्स होगा उन दोनों नंबर से हम 81 से ज़्यादा तो कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो लेट द नंबर्स बी 81x एंड 81y। ओके, जहां पर x एंड y आर को प्राइम्स, x एंड y आर को प्राइम्स। x एंड y को प्राइम क्यों होना है, क्योंकि हम बोले थे पहले 81 से ज्यादा इससे कुछ कॉमन एक्स्ट्रा हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर x और y को हमें को प्राइम होना ही होगा, नहीं तो x y से भी और एक कुछ कॉमन फैक्टर्स निकाल सकता है, राइट। तो वो नहीं होगा। तो 81 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इस वजह से हम नंबर्स को 81x और 81y लिए, जिसमें x और y को प्राइम होना है। तो हमें बेसिकली ढूंढना है यहाँ पर x और y का वैल्यू, x और y के ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं। तो लेट्स सी, जैसे कि यहाँ पर बोला दो नंबर्स के सम क्या है 1215, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमें बोला गया है 81x प्लस 81y इक्वल्स टू 1215। 81 कॉमन लो तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1215। तो x प्लस वाई होना पड़ेगा, और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रहा है, सच में बता रहा हूँ। एक्स प्लस वाई होना होगा हमारा 81 को इस तरह हमें डिवाइड कर देना है। 81 से 1215 को डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 81 वन ज़ा 81 और 4 ज़ा 5, यानी 81 5 ज़ा। तो हमें x प्लस वाई कुछ ऐसा ढूंढना है जिसमें 15 आ जाए, x और y का सम आ जाए 15। ऐसे क्या क्या हो सकता है, देखो 1 14 हो सकता है, इस क्वाड्रेट पेयर एक, या फिर 2 13 हो सकता है, 3 12 हो सकता है, 4 11 हो सकता है, देखो सबका सम 15 आ रहा है। 5 10 हो सकता है, 6 9 हो सकते हैं, 7 8 हो सकते हैं। इसके बाद से देखो फिर से 8 7 9 6 फिर से वही नंबर्स रिपीट होते रहेंगे, तो इन नंबर्स को हम नहीं लेंगे। ठीक है, इन नंबर्स को हम आगे नहीं लेंगे। तो हमारे पास कितने पेयर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 पेयर्स, नहीं 7 पेयर्स बन रहे हैं। बट इनमें से कोप प्राइम्स कौन कौन है, देखो 1 और 14 कोप प्राइम है, 2 और 13 कोप प्राइम है, मतलब इन दोनों से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, 2 और 13 से हम कुछ कॉमन नहीं ले पाएंगे एक्स्ट्रा। बट 3 और 12 कोप प्राइम नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 4 और 11 कोप प्राइम है, 5 और 10 कोप प्राइम नहीं है, 6 और 9 कोप प्राइम नहीं है, 7 और 8 फिर से कोप प्राइम है। तो बेसिकली कितने नंबर्स बन गए, 1 2 3, हाँ 4, 4 ही बने ना, ओके हाँ 4। तो टोटल 4 ऐसे पेयर्स बनेंगे जिसमें से 81 उनका एचसीएफ होगा और 1215 उनके सम होंगे। तो ऑप्शन होगा हमारा 4 पेयर्स। क्लियर? होपफुली सबको समझ में आ रहा है सब कुछ। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए पॉइंट हमारा है 4,5 और बी है -2,3। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं फिगर को। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ए बी के मिड पॉइंट के थ्रू पास करना है उस लाइन को, और उसके साथ परपेंडिकुलर होना है। देखो मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला था ना, परपेंडिकुलर मतलब एक 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, और बाइसेक्टर मतलब इसको दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब ए बी के मिड पॉइंट के थ्रू जो परपेंडिकुलर लाइन पास करेगा उस लाइन का इक्वेशन पूछा है। देखो सीबीएसई में तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लास 10 में आया नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे इसको, मिड पॉइंट थ्योरम से समझ लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं आ रहा है मुझे सच में। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, अगर दो पॉइंट्स हैं
सपोज x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2, इन दोनों के मिड पॉइंट जो होगा, वो मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला बता रहे हैं, वो होगा x1 प्लस x2/2, मतलब x कोऑर्डिनेट्स को हम ऐड करेंगे बाई टू, कॉमा y1 प्लस y2/2, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो बाई टू। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें a और b क्या दिया था, a का कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, a का कोऑर्डिनेट है 4,5 और b का कोऑर्डिनेट है -2,3, है ना। तो इसका मिड पॉइंट m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m का कोऑर्डिनेट होगा 4-2 कॉमा 5+3/2, 5+3/2। तो हमने क्या किया, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो देखो ये क्या आ रहा है, 4-2 2/2 यानी 1 आ रहा है, और 5+3 8/2 यानी 4 आ रहा है। तो 1,4 पॉइंट से पास कर रहा है, ऐसे इसमें से कौन से लाइन है। अगर कोई भी लाइन, जैसे कि मान लो x प्लस वाई, सॉरी, अगर मान लो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये जो लाइन है, मैं बोल रहा हूँ कि ये लाइन 2,3 पॉइंट से पास किया है। ये लाइन जो है, इस लाइन का इक्वेशन मान लो ये है, और ये जो लाइन है 2,3 से पास किया है। तो 2,3 से जब भी ये लाइन पास करेगा ना, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट यानी 2, इसके x के जगह बिठाने से, और y कोऑर्डिनेट 3 यहाँ पर y के जगह बिठाने से, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब LHS और RHS सेम आना है। देखो 2+3 बिठाओ तो 5 आ रहा है ना। तो हाँ, ये वाला पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो लाइन है इस पॉइंट के थ्रू पास किया है। कोई भी और पॉइंट ले लो, जैसे कि 1,1 एक पॉइंट लिया मैंने, 1,1 को यहाँ पर पुट करके देखो क्या आ रहा है, 1+1 इक्वल्स टू 5, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मतलब 1,1 इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। क्लियर। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, ये जो एम मिड पॉइंट था ना, ए और बी दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट था एम, एम क्या, इनमें से कौन से लाइन के ऊपर 1,4 को हम पुट करेंगे और ये सेटिस्फाई कर जाता है। देखो पहले इक्वेशन में 1,4 पुट करके देखो, तो ये आ जाएगा, 1 पुट करने से x मिलेगा, 2 × 1 2, -1 -4 +7। क्या ये जीरो आ रहा है, ये जीरो नहीं आ रहा है, पहला वाला ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट में पुट करो, 3 × 1 यानी 3, +2 × 4 यानी 8 -7। यहाँ पर x की जगह हमने 1 पुट किया, फिर से y की जगह 4 पुट किया, -7। ये क्या जीरो आ रहा है, नहीं, देखो 11 -7, ये भी जीरो नहीं आ रहा है। और देखो 3 - 3, x की जगह 1 बिठाए और y की जगह हम बिठाए -4 -7, ये भी देखो -1 -7 -8, तो जीरो नहीं आ रहा है। लास्ट लास्ट ही हमारा ऑप्शन सही होगा, बट एक बार पुट करके देख लेते हैं फिर। 3 की जगह 3 × x की जगह 1 यानी 3, प्लस y की जगह 4 बिठाओ, 3 + 4 7 -7, क्या आ गया, देखो जीरो आ गया, देखो 7 -7 यानी जीरो आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। देखो तो लास्ट वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन डी होगा हमारा यहाँ का आंसर। फिर से बता देते हैं, अगर कोई मिड पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है, मतलब इसके दो पॉइंट्स के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इस सिमिलरिटी रिलेटेड सम है, तो यहाँ पर बोला है कि sides AB and BE of right angle at B, mm, are of length 16 centimeter and 8 centimeter respectively. The length of the side of largest square FDGB that can be inscribed in the triangle ABE. ओके, मतलब हमें यहाँ पर बोला गया है कि ये जो ट्रायंगल है, इसके अंदर से मैक्सिमम हम कितना बड़ा स्क्वायर यहाँ से काट सकते हैं। ओके, उसका साइड क्या होगा। तो देखो देख के तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर हम अगर इस स्क्वायर का एक साइड को एक्स मान ले, तो ये सारे साइड्स क्या हो जाएंगे, एक्स 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 ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अ, तो हम ये वाला साइड क्या होगा, मतलब ए एफ कितना होगा, ए एफ होगा 16 - x। ओके, और ये पूरा साइड कितना है, पूरा साइड है 16, और इसका भी ये साइड है x। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए एफ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी ई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है ये, तो ये भी 90 डिग्री होगा। और ये ए वाला जो एंगल है, ये हमारा कॉमन एंगल है, देखो दोनों ट्रायंगल्स में, मतलब ए एफ डी और ए बी ई में ये दोनों एंगल्स कॉमन है, तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो इनके साइड के रेशियो सेम होते हैं। तो उस हिसाब से ए एफ, हाँ, ए एफ बाई ए बी शुड बी इक्वल्स टू
AD, सॉरी, FD बाई BE, FD बाई BE। ओके, तो विच विल इम्प्लाई AF कितना है? AF देख लो, AF है हमारा 16 माइनस 6। AB कितना है? AB है 16 इक्वल्स टू FD कितना है? X। और BE कितना है? BE है 8। ये हमें गिवन था, तो इसको काटा कुटी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2, 2 को हम x की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x। तो अब 16 इक्वल्स टू हो जाएगा, माइनस एक्स को इस तरफ भेजो, हो गया 3x। तो x इक्वल्स टू हो गया हमारा 16/3। तो देखो, लार्जेस्ट स्क्वायर का साइड होगा 16/3। क्लियर? तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो 16/3 साइड्स का हम मैक्सिमम स्क्वायर काट सकते हैं इस ट्रायंगल से। क्लियर? ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट।